नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। बिहार की राजनीति बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। लोकसभा में नीतीश कुमार ने यानी जनता दल यूनाइटेड ने समर्थन तो कर दिया वक्फ संशोधन विधेयक का, लेकिन उनके सामने जितने खुले तौर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे मुस्लिम संगठनों ने जो शर्त रखी थी, पूरी तरह से उन्होंने दरकिनार कर दिया। उन्होंने कहा था कि इससे पता लग जाएगा कि आप हमें समर्थन दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, कितने सेक्युलर आप हैं, आपकी जो छवि है, आप जो दावा करते रहे हैं, वो सब कुछ पता चल जाएगा। तो नीतीश कुमार ने कहा, जान जाओ, आपको जो समझना हो समझ लो, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। उनकी नीतियों से हम इत्तेफाक रखते हैं। उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनके जो विचार हैं, हम उसी के अनुसार चलते रहते हैं। अभी तक आप लोग लगाते रहे हो बी टीम का ठप्पा या फिर उनका साथ देने का, हम पूरी तरह से उनके साथ हैं, ऐसा उन्होंने दिखाने की कोशिश की और दिखा दिया। बिल पास हो गया। लेकिन जिस तरीके से उनकी पार्टी के भीतर इस मुद्दे पर विरोध हो रहा है, पार्टी के नेता इस्तीफा दे रहे हैं। पार्टी के कई नेता ऐसे हैं जो इस विधेयक को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की बात कर रहे हैं, जो दूसरे नेता कर रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है। तो और कुछ ऐसे नेता हैं जो खुले तौर पर समर्थन करते दिखाई पड़ रहे थे। यानी जब वो डावाडोल स्थिति समझी जा रही थी, उस समय भी कुछ ऐसे थे जो सीधे तौर पर समर्थन कर रहे थे। तो इस पूरे मामले में ये इतना आसान नहीं है दोस्तों। कुछ दिन पहले ही अभी गृह मंत्री अमित शाह आए, नीतीश कुमार से भी उनकी मुलाकात हुई, एनडीए की बैठक हुई। नीतीश कुमार लगातार ये चाह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाए, ऐसा कहा जा रहा है। अब उनकी चाहत इस समय क्या है, ये समझने वाली बात है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, वो अभी तक नहीं घोषित किया गया और आने वाले दिनों में अब संभावनाएं इसकी पूरी क्षीण दिखाई पड़ रही हैं, न के बराबर दिखाई पड़ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें एनडीए का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने वाली है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार या उनकी पार्टी वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के कहे अनुसार चल रही है, जो वो कह रही है उसी के अनुसार वो चलने को क्यों विवश है। नीतीश कुमार का अगर स्वार्थ देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ इस समय एक स्वार्थ दिखाई पड़ रहा है कि उनको चुनाव के बाद एक सेफ पोजीशन, वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री उनको बनाए रखें, बाकी मुख्यमंत्री का काम जैसे अभी चल रहा है वैसे ही चलेगा। कितने मुख्यमंत्री हैं, नाम के अलावा काम के कितने मुख्यमंत्री हैं, वो साफ दिखाई पड़ रहा है। जिस व्यक्ति को पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, वो राष्ट्रगान गा रहा है कि किसी कार्यक्रम में गया हुआ है, कि किसी को पुरस्कार दे रहा है, पुरस्कृत कर रहा है, किस कार्यक्रम में गया है, साफ दिखाई पड़ता है कि नीतीश कुमार जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है। यानी मैं सीधे तौर पर यह कह रहा हूं कि जो मानसिक स्थिति उनकी है, मानसिक स्वास्थ्य उनका जिस तरह का है, तो अगर इसमें दिखाई पड़ रहा है तो एक ही स्वार्थ उनका दिखाई पड़ रहा है कि उनको एक सेफ पैसेज दिया जाए, यानी मुख्यमंत्री का पद का दावेदार बना दिया जाए या फिर उनके लिए कोई जगह बनाई जाए चुनाव के बाद। तो मुख्यमंत्री पद का दावेदार तो भारतीय जनता पार्टी उनको बनाने से रही, और जिस स्थिति में वो पहुंचते जा रहे हैं, वो देखते देखते वो दिनों दिन वो चीज़ें उस घोषणा से वो अपने को दूर करते जा रहे हैं, उस घोषणा की उम्मीद से अपने को दूर करते जा रहे हैं। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी का रोल बड़ा अहम है। पहली बात तो ये कि दिसंबर जनवरी में कोशिश नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में जाने की कर रहे थे और वहाँ उनको हाथों हाथ लिया भी जा रहा था, बावजूद इसके कि स्थितियाँ ऐसी बन चुकी थी कि उनको न लिया जाए। लेकिन उनको ये आश्वासन दिया गया कि आपको हम कैंडिडेट घोषित करेंगे, तो वो रुक गए। रुकते रुकते अब यहाँ तक पहुँच आए हैं कि बीजेपी खुद ही उनकी छवि को ऐसा कर देना चाहती है कि वो कहे कि हमने इसलिए इनको नहीं बनाया, वो लोग उसको समझ जाएं, और अब वो स्थिति में पहुंच चुके हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, उनकी पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी में भरोसा ही नहीं रखते। वो हैं भले जनता दल यूनाइटेड में, लेकिन वो पूरी भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। बहुत सारे ऐसे नाम हैं, और वक्फ संशोधन विधेयक के समय उनके बयानों से ये सारी चीज़ें पता भी लग गई। उनमें कुछ नेताओं को तो ये कहा जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से ही जनता दल यूनाइटेड में है, उसके कहे के अनुसार ही यहाँ पर बने हुए हैं। तो ऐसे लोगों का एक गुट पूरी तरह से तैयार है जो निकलकर भारतीय जनता पार्टी में चला जाएगा।
अब भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है तो जो बीजेपी में ओरिजिनली जो लोग हैं उनका क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये 4-5 नेता प्रमुख नेता ऐसे हैं जो पूरी तरह से जाने को तैयार बैठे हुए हैं, और उन्हीं के लिए जो आरजेडी के तमाम नेता ये कहते हैं कि नीतीश कुमार इस समय उन्हीं के चक्रव्यूह में घिरे हुए हैं, तो वही अपने हिसाब से उनको चला रहे हैं, और उसमें भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो है वो पूरी तरह से उसकी मॉनिटरिंग करता है। दूसरी ओर नीतीश कुमार के पास कुछ सेक्युलर नेता हैं, मुस्लिम समुदाय के भी कुछ नेता हैं, जो बहुत सारे ऐसे भी नेता हैं जो सेक्युलर हैं, मुसलमान नहीं हैं, सेक्युलर हैं, वो भी उस विचारधारा से सहमत नहीं हो पाते। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर उनकी आपत्तियां थीं, विरोध था, और अब वो विरोध बिल्कुल सतह पर आ गया है। तो इस विचारधारा वाले नेता देख रहे हैं अपना रास्ता किधर, आरजेडी की ओर, कांग्रेस पार्टी की ओर। तो उनकी पार्टी का भविष्य चुनाव के बाद यही होना है, और चुनाव से पहले नीतीश कुमार को जिस तरह से 2020 के विधानसभा चुनाव से ही भारतीय जनता पार्टी ने चक्रव्यूह बनाना शुरू कर दिया था। चिराग पासवान की पार्टी सारी सीटों पर चुनाव लड़ी और लाकर उनको तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया गया। जो नंबर 1 की पार्टी हुआ करती थी उसको तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया गया, और भारतीय जनता पार्टी उनसे आगे हो गई। तो पिछला चुनाव ये था, उनके साथ लड़कर भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे से 1 नंबर की पार्टी बनी गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में अभी तक जेडीयू के पास ज़्यादा विधायक होते थे 2020 से पहले, बीजेपी के कम होते थे, लेकिन 2020 में ऐसी चाल चली कि बीजेपी के पास ज़्यादा विधायक हो गए और उसके आधे के करीब जेडीयू के पास आ गए। और अब इस चुनाव में यही रणनीति भारतीय जनता पार्टी चल रही है कि अब ये गैप और बढ़ जाए, यानी अब नीतीश कुमार पूरी तरह से उनकी पार्टी अब कमज़ोर हो जाए, उसकी इतनी सीटें आ जाए कि वो अकेले भी सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए, और नहीं तो जो 2-3 पार्टियां और एलजेपी है, हम है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, इन सबों के पास कुछ ऐसे विधायक रहे जिनसे हम जोड़ तोड़ करके अपनी सरकार बना ले। वो इसी रणनीति पर खेल रही है, और नीतीश कुमार की पार्टी पूरी तरह से समाप्त होने के कगार पर है। और अभी अगर कुछ बची हुई है तो आने वाले 5-6 महीने, जब तक बिहार विधानसभा के चुनाव नहीं हो जाते हैं, तब तक ये पूरी उसकी जो पृष्ठभूमि है तैयार कर दी जा रही कि चुनाव के बाद यही होने वाला है। अब बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार को जो ये चुनौती दी थी असदुद्दीन ओवैसी ने, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, तो क्या नीतीश कुमार को वास्तव में मुस्लिम वोटों की ज़रूरत नहीं है? तो ये भी एक बहुत सही बात है कि 2015 के बाद से ही, जब एक बार तो उन्होंने 13 में जब प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार बीजेपी ने घोषित किया नरेंद्र मोदी को, नीतीश कुमार अलग हो गए थे एनडीए से, लेकिन 2015 के बाद फिर वो आना शुरू हुए बीजेपी के साथ, फिर सरकार भी बनाई, फिर बीच में चुनाव भी लड़ा, लोकसभा चुनाव भी साथ लड़ा। उसके बाद से मुसलमानों का मोहभंग उनसे होना शुरू हो गया, और 2020 के चुनाव में सीएसडीएस की भी रिपोर्ट बताती है कि उसके बाद के चुनाव में 75% मुस्लिम मतदाता आरजेडी और कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहा है। मुश्किल से 4-5% लोग हैं नीतीश कुमार को वोट दे रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने अपने दिमाग से उस चीज़ को हटा भी दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए मुस्लिम उनको वोट देगा। हालांकि दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह जब गए थे तो उन्होंने नीतीश कुमार को ये मनाने में कामयाब रहे कि जो वक्फ संशोधन विधेयक है वो पसमानदा मुसलमानों के अनुकूल है, उनको फ़ायदा पहुंचाने वाला है, गरीब मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाने वाला है। लेकिन ये सारी बातें बहुत सतही हैं, इनमें कोई दमखम नहीं दिखाई पड़ रहा है कि ये बात वो नीतीश को समझा देंगे कि इसकी वजह से जो पसमानदा मुसलमान है वो हमारे साथ आ जाएगा। ऐसी कहीं से कोई इसकी गुंजाइश दिखाई नहीं पड़ती है। ये वो नैरेटिव चलाने वाले लोग हैं जो 3 मुस्लिम महिलाओं को खड़ा कर देंगे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की और बता देंगे कि ये मोदी को थैंक्स कह रही हैं कि आप वक्फ संशोधन विधेयक ले आए, लेकिन उसमें कोई दम नहीं है, कतई वो लोग इनको वोट नहीं देते हैं। और इस बात को नीतीश कुमार को समझाए हों गृह मंत्री अमित शाह, तो अपनी मानसिक स्वास्थ्य के किसी भी स्तर पर होंगे नीतीश कुमार, तो इतना वो भी जानते हैं कि बीजेपी के साथ रहते हुए हमको कितना पसमानदा मुसलमान वोट दे देगा। तो ये बात भी उनके दिमाग में घर कर गई है कि उनको बहुत ज़्यादा वोट नहीं मिलना, और जो थोड़ा बहुत मिलता था वो भी नहीं मिलेगा तो फर्क क्या पड़ जाएगा।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि नीतीश कुमार खुद ही अपने राजनीतिक करियर को लेकर अब पता ही नहीं है उनको कि अब आगे क्या होने वाला है। सेकंड लाइन लीडरशिप उन्होंने कोई तैयार नहीं की है। बेटे को अब उन्होंने निकालना शुरू किया है राजनीति में, लेकिन उसका कोई बहुत फायदा नहीं है। तो ये सारी स्थितियां यही बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से एक बड़ी क्षेत्रीय पार्टी को बिहार में खत्म करने की जो कोशिश कर रही थी उसमें वो लगभग कामयाब हो चुकी है, और उस पार्टी के एकमात्र नेता को भी वो राजनीतिक रूप से खत्म करने में कामयाब हो गई है। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेडीयू का समर्थन लेना इस बात को पूरी तरीके से पुष्ट कर देता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर दें।